नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी का अनअकैडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका हिस्ट्री टीचर रणधीर चौधरी। आज हमारे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज क्लास से शाम को ले रहा हूँ, थोड़ा सा समय में परिवर्तन किया है। शाम को डेली 6 बजे ही क्लास होगी, ठीक है दोस्तों। तो हम चौहान राजवंश के शासकों को पढ़ रहे थे। कल मैंने जहां तक पढ़ाया है आपको, आज उससे आगे चलेंगे अपन। अब जहां से मैंने कहा था आपको कल कि मैं आपको क्रमबद्ध तरीके का इतिहास प्राप्त करवाऊंगा, जहां से हम पूरा समय के साथ पढ़ेंगे। उस क्रम में पहला नाम जिस शासक का आता है उसका नाम है अजय पाल या अजय राज चौहान, ठीक है दोस्तों। ये अजय राज चौहान किसका पुत्र है, किसका उत्तराधिकारी है, इसके बारे में ध्यान देना। अजय राज चौहान पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र है। इसे अजमेर के चौहान राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। देखो प्रश्न आएगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, पहला प्रश्न आएगा चौहानों का संस्थापक। तो चौहानों का संस्थापक आपको बताना है किसको, वासुदेव चौहान को। और प्रश्न पूछ ले अजमेर के चौहानों का संस्थापक, तो अजमेर के चौहानों का संस्थापक है दोस्तों कौन, अजय राज चौहान। या इसी अजय राज चौहान को हम किस नाम से जानते हैं, अजय पाल चौहान के नाम से जानते हैं। फिर ध्यान देना, यहीं से आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न दे देगा कि अजय राज चौहान का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था। तो ध्यान से देखना, इन्होंने अजमेर शहर बसाया था, परंतु इनका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, यही सांबर में हुआ था 1105 में। और इनका शासन काल रहा है 1105 से लेकर 1133 तक। आई बात समझ में दोस्तों। इन्होंने स्थापना करवाई थी, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, तो ध्यान रखना। इन्होंने स्थापना करवाई थी, ये स्थापना है, याद रख लेना इसको। अजय राज चौहान ने स्थापना की थी 1113 में। किसकी की थी दोस्तों, अजमेर शहर की। इसी समय इन्होंने निर्माण करवाया किसका, अजय मेरू दुर्ग का। इस अजय मेरू दुर्ग को ही आजकल हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसी को जाना जाता है किस नाम से, तारागढ़ के नाम से। इसे तारागढ़ क्यों कहते हैं, तो याद रखना, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज जो था वो कुछ समय के लिए अजमेर का प्रशासक बना था, और उन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा था तारागढ़। इसी तारागढ़ को गढ़ बीठली की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण, बीठली की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे कहा जाता है गढ़ बीठली। ये भी आप याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके पश्चात शेयर करें, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले आप, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दोगे तो आपको मेरी नियमित क्लासें प्राप्त होगी। दोस्तों अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ना चाहते हो और वहां से कोर्स परचेज करोगे तो आपको रेफरल कोड में REN10 का प्रयोग करना है। अगर ये रेफरल कोड आप काम में लेते हो तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखना, ये जो अजय राज चौहान है, इनकी पत्नी जो है, इनकी पत्नी का नाम दोस्तों सोमल देवी। इसे कई जगह सोमलेखा भी लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है, सोमलेखा भी लिखा हुआ मिलता है। इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये सोमल देवी जो थी एक बहुत बड़ी शिव भक्त थी, ठीक है। भगवान शिव में इनकी बहुत आस्था थी, और अजय राज ने अपनी इसी शिव भक्त पत्नी के प्रेम में आकर के चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। किसके सिक्कों का प्रचलन करवाया था, चांदी के सिक्कों को। इन चांदी के सिक्कों को इस समय क्या कहा गया, तो याद रख लेना, अजय राज ने जो चांदी के सिक्के चलवाए थे उन सिक्कों का नाम था दोस्तों नाणक। अजय राज चौहान ने अपनी शिव भक्त पत्नी सोमल देवी के लिए चांदी के नाणक सिक्कों का प्रचलन करवाया। अब हम कैसे मान लें कि ये सोमल देवी जो है यह शिव भक्त थी, इसके लिए चांदी के सिक्के चले थे या नहीं चले थे, तो इसकी जानकारी कहां से मिलेगी, तो इसकी जानकारी हमें मिलेगी दोस्तों कहां से, बिजोलिया शिलालेख से। अब हम जानते हैं किसके बारे में, बिजोलिया शिलालेख के बारे में। इससे पहले मैं फिर कह रहा हूं आपको, अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो सबसे पहले आप लाइक कीजिए, फिर उसके पश्चात अपने दोस्तों के पास में लिंक शेयर कीजिए, और उसके पश्चात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अनअकैडमी पर आप मुझसे जुड़ते हैं और वहां से
कोर्स परचेज करते हो आप, तो आपको एक रेफरल कोड पूछा जाएगा। उस रेफरल कोड में आप अगर रेन 10 लिखते हो, मेरा ये जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर, ये रेफरल कोड होता है, तो आपको फीस में मिलेगी दोस्तों 10% की छूट। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, ये बिजोलिया जो शिलालेख है इसके बारे में ध्यान से सुनना। ये बिजोलिया शिलालेख 1170 में लिखा हुआ है। इसके बारे में आपको पता हो तो मैंने आपको पहले भी इसकी थोड़ी सी चर्चा की, किस शासक के समय में लिखा गया था, ये बता दो, मैंने आपको बता रखा है, मैं बताऊं, दोबारा याद दिलाता हूं। ये बिजोलिया शिलालेख लिखा गया है सोमेश्वर चौहान नामक शासक के शासन काल में। कहां पर लिखवाया गया है, तो ये बिजोलिया शिलालेख लिखवाया गया है शाहपुरा भीलवाड़ा में दोस्तों। किन्होंने लिखवाया था, तो एक जैन व्यापारी थे, उनका नाम था श्रावक लोला, उन्होंने लिखवाया था। इसे लिखने वाला विद्वान था गुणभद्र। ये बिजोलिया शिलालेख जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, इसके बारे में ध्यान देना। इसी बिजोलिया शिलालेख पर आगे एक चौहान शासक आएंगे जिनका बता दूंगा मैं आपको उल्लेख। एक चौहान शासक है जिन्होंने एक नाटक लिखा है, नाटक है हरि केली। इस हरि केली नाटक के 51 श्लोक दोस्तों, कितने श्लोक, 51 श्लोक कहां पर लिखे गए हैं, बिजोलिया शिलालेख के ऊपर लिखे हुए मिलते हैं। तो आपको पसंद आ रहा है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, समझ में आया या नहीं आया। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे बढ़ते हैं हम। 1133 में अजय राज चौहान की मृत्यु होती है और उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र अर्णोराज चौहान शासक बनता है अजमेर का। अर्णोराज चौहान जो है, इनका शासनकाल था 1133 से दोस्तों 1150 तक। प्रश्न है अर्णोराज चौहान किसका उत्तराधिकारी है, तो याद रख लेना अजय राज का बेटा है, ठीक है। फिर ध्यान देना, इसी अर्णोराज को आनाजी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इनका राज्याभिषेक अजमेर में हुआ था, ध्यान से सुन लेना। अजमेर में जिस चौहान का सर्वप्रथम राज्याभिषेक हुआ वो चौहान शासक था अर्णोराज चौहान दोस्तों, जबकि अजमेर बसाने वाला शासक था अजय राज चौहान। अर्णोराज चौहान के राज्य का धर्म हुआ करता था दोस्तों शैव धर्म। अर्णोराज शैव मत का अनुयायी था। इसी शैव मत के अनुयायी होने के कारण इसने उपाधियां भी ली, जिनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। इसी शैव मत के कारण इन्होंने सिक्के भी चलवाए थे, ये भी अर्णोराज चौहान की हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ रही है या नहीं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप यहाँ पर अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं और मेरा पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं, सभी क्लासें आपको पेड क्लासें लेनी है, सभी टीचर्स से जुड़ना है अनअकैडमी के, तो आपको एक कोर्स परचेज करना पड़ेगा, जिससे कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो उस कंपटीशन का। और उस कोर्स को परचेज करते समय आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, और उस रेफरल कोड में अगर आप रेन 10 काम में लेते हो तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखो, आप देखो, मैंने कहा था शैव मत का अनुयायी होने के कारण अर्णोराज चौहान ने सिक्के चलवाए। उन सिक्कों को कहा जाता था टका, और ये सिक्के बने हुए थे किस धातु के, तांबे के बने हुए थे, ठीक है। अजय राज ने तो चांदी के सिक्के चलवाए थे, अर्णोराज ने तांबे के सिक्के चलवाए। अजय राज के सिक्कों को नाणक कहा जाता था और अर्णोराज के सिक्कों को टका कहा जाता है। इन टका नामक सिक्कों से उपाधि मिलती है कौन सी, जय वराह की। शैव धर्म का अनुयायी होने के कारण इन्होंने उपाधि ली थी जय वराह की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, इसे याद रख लेना। बहुत बार बहुत सी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, किस शासक को जय वराह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक जय वराह हम गुज्जर प्रतिहार पढ़ेंगे तो उनमें भी आएगा, एक उनमें आदि वराह भी आएगा। तो ये जय वराह और आदि वराह के कंफ्यूज के कारण कई बार गलत कर देते हैं स्टूडेंट्स पर्सन को आते हुए भी, फिर कहते हैं अरे सर आज तो रे पर दिमाग मासू निकल गई। तो दिमाग मासू निकालने को नहीं, एकदम लॉक कर दो दिमाग कमांड डाल के और पासवर्ड लगा दो कि एग्जाम में ही खुले, ठीक है। और बराबर कंटिन्यू पढ़ते रहो। अब तो आपको पता है राजस्थान पुलिस वालों के लिए, मैं जो मेरे कांटेक्ट में स्टूडेंट्स हैं उनको सबको मैंने कहा था ना, दीपावली पर बहुत बड़ा धमाका होगा, अरे सुधर जाओ, पढ़ लो नालायक को, लॉकडाउन में फायदा होगा आपको। नहीं पढ़े ना, आ गई तारीख 6, 7, 8, 9 पढ़ लिया होगा आज के बाद।
और अब 11 लाख गुथर अल्ले। अब के करो, अब भी बहुत वक्त है, 2 महीने कम नहीं होते हैं। अभी सितंबर पूरा पड़ा है, अक्टूबर पूरा पड़ा है, ठीक है, 2 महीने, 60 दिन में कुछ भी कर सकता है आदमी, ठीक है, 60 दिन जी जान कर दो आप। इन्होंने आगे देखना आप, तो इन्होंने इसके अलावा जेवरा के अलावा उपाधियां धारण की थी, परम भट्टारक की, महाराजा धीराज की और परमेश्वर की। इन उपाधियों के बारे में ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं, परंतु इनमें सबसे हिट करने वाली उपाधि है जय वराह की, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, तो इसमें ध्यान देना, आगे मैं आपको बढ़ाता हूं तो ध्यान से सुनो। आगे निर्माण की बात करते हैं हम अर्णोराज चौहान के। तो अर्णोराज चौहान ने निर्माण करवाया आना सागर झील का। आना सागर झील दोस्तों कहां पर है, तो याद रख लेना, आना सागर झील है अजमेर में, ठीक है। फिर उसके पश्चात ध्यान रखना, इस आना सागर झील के निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो इस आना सागर झील के निर्माण का उद्देश्य ये था कि ये जो आपका अजमेर शहर है इस प्रकार से बसा हुआ था, ठीक है। ये अंदर वाला पूरा अजमेर, ये अजमेर 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है इस प्रकार से। ये जो भाग है थोड़ा सा उत्तर पश्चिम वाला, ये हिस्सा खुला रहता है, इधर कोई पहाड़ी वहाड़ी नहीं है। और इसी हिस्से से अजमेर पर हो रहे थे आक्रमण। कौन से आक्रमण, तुर्क आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण जिन्हें कहते हैं। तो अर्णोराज चौहान ने इन मुस्लिम आक्रमणों को रोकने के लिए जो सबसे बड़ी युक्ति लगाई वो यही थी कि इस जगह अगर मैं झील बना दूं, इस जगह अगर मैं झील बना दूं तो यहां पर 2 फायदे होंगे। एक तो अजमेर शहर सुरक्षित हो जाएगा, दूसरा शहर की जो जनसंख्या है उसके लिए क्या हो जाएगी, जलापूर्ति की व्यवस्था हो जाएगी। ये भी याद रख लेना। फिर इसके पश्चात ध्यान रखना, ये जो वराह मंदिर हेडिंग बनाई है, अर्णोराज चौहान ने पुष्कर में निर्माण करवाया था वराह मंदिरों का। इन वराह मंदिरों के बारे में ध्यान रखना, कालांतर में मुगलों में एक शासक बना था जिसका नाम था जहांगीर, ठीक है, जो अनारकली वाला है, ये याद रख लेना। ये जहांगीर पुष्कर पर आक्रमण करते हुए इन वराह मंदिरों की मूर्तियां पुष्कर की जो झील है, पुष्कर का जो सरोवर है, पुष्कर झील जिसे हम बोलते हैं, उस पुष्कर झील में फिकवा गया था दोस्तों। तो ये 2 निर्माण कार्य थे। फिर उसके पश्चात ध्यान से सुनना, इसी के अंदर अर्णोराज चौहान के अंदर मैं आपको बताता हूं। अर्णोराज चौहान जो है, इनका एक मुस्लिम गवर्नर था जिसका नाम है मीरान शाह किंगस्वार। ये जो मीरान शाह किंगस्वार है, इनको शौक था घोड़े पालने का, ठीक है। अर्णोराज चौहान की दुश्मनी भी मुसलमानों से थी, तो उसका सबसे बड़ा पद, गवर्नर का पद भी मीरान शाह किंगस्वार नामक एक मुस्लिम के पास ही था। इनको घोड़े पालने का शौक था। इनका जो सबसे प्रिय या इनका जो निजी पालतू घोड़ा था, उस घोड़े की आंख में देखकर कहते हैं मीरान शाह किंगस्वार भूत और भविष्य काल दोनों बता दिया करता था। और ये घोड़ा इतना प्रिय था कि एक दिन इस घोड़े की हो जाती है दोस्तों मृत्यु। एक दिन इस घोड़े की क्या हो गई, मृत्यु। और इस घोड़े की मृत्यु की कुछ ही घंटों पश्चात मीरान शाह किंगस्वार ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। मीरान शाह किंगस्वार जो है दोस्तों, इनकी जो दरगाह है, इनकी दरगाह बनी हुई है तारागढ़ दुर्ग में। आई बात समझ में। इसी तारागढ़ दुर्ग में इनका ये जो प्रिय घोड़ा है, इसकी बनी हुई है दोस्तों क्या, मजार। पूरे भारत में घोड़े की एकमात्र मजार कहां पर है, तो याद रख लेना कहां पर है, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में, जिसे गढ़ बीठली या अजय मेरू दुर्ग, ठीक है, इन नामों से भी जाना जाता है। फिर ध्यान देना दोस्तों, अर्णोराज चौहान का सबसे बड़ा बेटा नाम है जगदेव चौहान। ये जगदेव चौहान 1150 में अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर देता है। ये देखो भाई, ऐसी निकम्मी औलाद थी, आपके बापू को काम जचा दी। जगदेव चौहान है चौहानों का पहला पितृहंता शासक।
अपने पिता की हत्या करते हुए जगदेव चौहान खुद 1150 में अजमेर का शासक बन जाता है। जगदेव चौहान किसका बेटा है? तो याद रख लेना दोस्तों, अर्णोराज चौहान का बेटा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। चौहानों का पहला पितृहंता, छोटी मोटी गाइडों में तो आपको ये मिलेगा भी नहीं, ये तथ्य भी, ठीक है। कुछ आपको चौहान राजवंश में सनों की प्रॉब्लम मिलेगी, कई गाइड वालों ने बिल्कुल गलत छाप रखा है, किसी का शासनकाल कब से कब तक बता रहा है, किसी का कब से कब तक बता रहा है, तो उस पर ध्यान मत देना। मैं जो आपको समय बता रहा हूं शासन का, वो एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक समय है, ये आप याद रख लेना। अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ते, ये आपको पसंद आया है या नहीं आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। उसके पश्चात ध्यान देना दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मेरा पूरा कोर्स खरीदना चाहते हो तो आपको एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, वो है REN10। वो इस्तेमाल करोगे तो आपकी जितनी फीस होगी उसमें आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, ये आप याद रखिए। इतना मैं आपको फायदा दिलवा सकता हूं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों काम फटाफट ठोक दो, देखिए, ठीक है। अब जगदेव चौहान बनता है शासक। इसके बाद में जगदेव चौहान क्या करेगा और चौहानों में क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको मैं अगली क्लास में दूंगा, ठीक है। आज इतना पर्याप्त है, क्योंकि ज्यादा मैटर आपको भी हेडेक दे देगा। धीरे धीरे मैं क्लास का टाइम बढ़ा दूंगा, आप टेंशन ना ले। 3-3, 4-4 घंटे की मैराथन क्लास भी शुरू कर दूंगा मैं आपकी, परंतु 5-7 दिन एक बार रूटीन में आओ, पढ़ो, चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और बेल आइकॉन प्रेस करने के पश्चात आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। कल मिलेंगे क्लास में शाम 6 बजे, यही समय रहेगा आपका, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, गुड बाय, गुड नाइट।